हेलो स्टूडेंट। सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का यूज़ क्यों करते हैं इत्यादि, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर भी एक प्रकार का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जैसे कि एरे। हमने एरे का यूज़ क्यों किया था? एरे का यूज़ हमने इसलिए किया था क्योंकि हम सिमिलर प्रकार के एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को बार बार डिक्लेयर करने की आवश्यकता न हो। एक ही प्रकार के वेरिएबल्स की हमें यदि बार बार डिक्लेयर करने की आवश्यकता होती है तो उनका हम एक एरे बना देते हैं। और एरे क्या होता है? ये एक ही प्रकार के डेटा टाइप्स के डेटा का कलेक्शन होता है। ठीक। तो सी प्रोग्रामिंग में एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया। मान लो कि कोई आपका स्टूडेंट है। ठीक। एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का मान लो कि हमें डेटा अपने कंप्यूटर में रखना है। तो स्टूडेंट का मान लो हमें रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और उनके मार्क्स, ठीक है, 3 चीज़ों का डेटा हमें रखना है अपने क्लास के स्टूडेंट्स का या फिर किसी स्टूडेंट्स का मान लीजिए। तो इस केस में आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमें स्टूडेंट्स का नाम, ठीक, और उनका रोल नंबर और मार्क्स, तीनों का डेटा स्टोर करना है। और ये तीनों ही डिफरेंट प्रकार के यानी भिन्न भिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स के डेटा होंगे। जैसे जो हमारा रोल नंबर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। ठीक। जो हमारा मार्क्स होगा ये फ्लोट वैल्यू होगी। और जो हमारा नाम होगा ये कैरेक्टर ऑफ एरे होगा। क्या होगा? कैरेक्टर ऑफ एरे। तो हम देखेंगे कि तीनों ही केसों में हमें अलग अलग प्रकार के एरेज़ की आवश्यकता होगी अगर हमें एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। तब इस केस में क्या होगा कि इन तीनों एरे को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होगा और इनकी जो एक्सेस टाइम होंगी और जो भी हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, ये सभी काफ़ी स्लो होंगी। ठीक। तो जिससे हमारे मेमोरी की भी वेस्टेज और प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो हमारा जो प्रोग्राम होना चाहिए वो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, मतलब कि वो फास्टली प्रोग्राम तेज़ी से एग्जीक्यूट करे। तो उसके लिए सी प्रोग्रामिंग में अलग अलग डेटा को, और एक चीज़ और कि मान लो एरे जो होता है, ठीक है, एक एरे कॉन्टिग्यूअस मतलब लगातार ही डेटा को स्टोर करता है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे डेटा को स्टोर करता है। कॉन्टिग्यूअस का मतलब है कि मान लो कि एक एरे है तो उसके सभी एलिमेंट्स इस प्रकार से स्टोर होंगे, यानी कि एक 1 पे होगा, दूसरा 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। लेकिन ये केवल एक एरे के केस में है। अगर हम 3 एरे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, एक ही प्रकार मतलब एक ही स्टूडेंट के डेटा के लिए 3 एरे, तो अब ये ज़रूरी नहीं कि तीनों एरे एक के बाद ही एक, मतलब कि ये 1 2 3 4 5, तो उसका मतलब ये नहीं कि इसमें डेटा जो है ये 6 7 8 9 10, उसके बाद इसमें 11 12 13 एक क्रम में हो। सब अलग अलग क्रम में भी हो सकते हैं। तो इससे डेटा की जो एक्सेसिंग होगी, डेटा को हम स्टोर तो कर पाएंगे लेकिन डेटा का जो एक्सेस होगा का मैनिपुलेशन काफ़ी टफ़ हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हमने सी प्रोग्रामिंग में हमें एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं जो कि यूज़र डिफाइंड होता है। तो सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड यानी कि प्रोग्रामर यूज़र के द्वारा डिफाइन किया गया डेटा टाइप होता है जो कि हमें डिफरेंट टाइप के यानी भिन्न भिन्न प्रकार के डेटा के कलेक्शन को स्टोर करने की अनुमति देता है। अच्छा, जब मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था तो डेटा टाइप्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक होता है यूज़र डिफाइंड और दूसरा होता है प्री डिफाइंड। मतलब जो एक होता है जिसको यूज़र डिफाइन करता है और दूसरा होता है प्री डिफाइंड, यानी कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सभी क्या थे? ये सब प्रिमिटिव थे और ये पहले से डिफाइंड थे। और दूसरा जो था वो यूज़र डिफाइंड, यानी स्ट्रक्चर, यूनियन, अरे ये सभी क्या है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हैं, यानी यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्हें डिक्लेयर करता है। तो स्ट्रक्चर में के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक चीज़ और, जब भी स्ट्रक्चर का आप यूज़ करोगे तो उसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। नहीं तो अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे? फिर तो हमारा एरे से ही काम हो जाएगा, फिर हमें स्ट्रक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे और स्ट्रक्चर के प्रत्येक एलिमेंट को स्ट्रक्चर का मेंबर कहते हैं।
स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। कीवर्ड एक प्री डिफाइंड नेम्स होते हैं जो कि कंपाइलर को पहले ही बताए जा चुके होते हैं। सी प्रोग्रामर्स के मतलब सी जिसने बनाई है उसने ही ये कीवर्ड्स बनाए हैं जिनका पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड अर्थ होता है। सी में ऐसे 32 रिजर्व्ड कीवर्ड हैं। अब हम सिंटेक्स देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सिंपली स्ट्रक्ट कीवर्ड है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर का नेम, जो भी स्ट्रक्चर को आप नाम देना चाहें, ब्रैकेट के अंदर पहला मेंबर, उसका डेटा टाइप, जो भी मेंबर आप डिक्लेयर करोगे, यानी कि इंटीजर टाइप है तो इंटीजर, फ्लोट टाइप है तो फ्लोट, जो भी वो डेटा टाइप, मेंबर 1, मेंबर 2 और एक से ज़्यादा n मेंबर हो सकते हैं। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, कैसे हमारा स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन होगा। ठीक, अब हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि कैसे एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर हुआ। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और स्ट्रक्चर का नाम क्या देंगे, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम का हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है। इसके अंदर 3 मेंबर कौन कौन से, एक रोल नंबर, दूसरा नाम और तीसरा मार्क्स, ये 3 हमने मेंबर या फिर 3 एलिमेंट दिए हैं। तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, कैसे हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे। अब हम इनका कंप्यूटर की मेमोरी में किस प्रकार से ये जो आपने ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, तो इसी के लिए क्या होगा, एक स्पेस मतलब मेमोरी इसको अलोकेट कर दी जाएगी, रिजर्व कर दी जाएगी इसके लिए। अब जैसा पहला क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल, तो इंटीजर के लिए कितना होता है, 4 बाइट। मान लेते हैं कि ये एक एक सेक्शन, ये भाग जो है एक एक बाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला 4 बाइट किसके लिए, इंटीजर के लिए। फिर उसके बाद कौन है, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, एक बिट मतलब एक, अगर आपका यूनिट होगा उसको कैरेक्टर का तो वो 1 बाइट लेगा। तो यहाँ 50 यानी कि 50, तो 50 तो यहाँ भाग नहीं हो पाए, लेकिन आप मान लो कि ये 50 है। और एक चीज़ और, यहाँ पे देखो कि ये क्या सभी क्या है, कॉन्टिग्यूस है, मतलब कि जहाँ के से इंटीजर ख़त्म हुआ उसके बाद से कैरेक्टर स्टार्ट हुआ, और जहाँ से कैरेक्टर ख़त्म हुआ वहाँ से फ्लोट स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर हम यही जब स्ट्रक्चर ना बना के 3 अलग अलग एरेस के साथ करते, तब ये लोकेशन इस कॉन्टिग्यूस होना आवश्यक नहीं होता। तो उस केस में क्या होता कि हमें प्रोग्राम की जो एक्सेसिंग है, कॉम्प्लेक्सिटी, वो एक्सेस करने के लिए बढ़ जाती। तो इस केस में क्या है कि सभी कॉन्टिग्यूस है, यानी कि हमने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप जो एरे दिया है नेम नाम का, उसका साइज़ कितना है, 50। तो हमारा जो लोकेशन होगा 4 से 54, और उसके बाद 4 बाइट का हमारा फ्लोट। तो ये इस प्रकार का हमारा मेमोरी अरेंजमेंट होगा स्ट्रक्चर का, हमारे एक जो भी हमारा कंप्यूटर की मेमोरी होगी उसमें। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया चुका है कि स्ट्रक्ट क्या है, एक कीवर्ड है, स्टूडेंट, ये जो हमने लिखा है स्टूडेंट, ये एक स्ट्रक्चर का नाम है, और रोल नंबर, नेम एवं मार्क्स स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल। देखिए, सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का अर्थ है कि हमने एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, एक नए प्रकार का डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, तो इन सब का यूज़ करके हमने एक अन्य प्रकार का डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, जिसका नाम एक कोई भी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा, हमने एक डेटा टाइप बनाया, न कि एक वेरिएबल। तो हर डेटा टाइप का एक वेरिएबल होता है, हर डेटा टाइप का एक वेरिएबल होगा, तभी तो उस डेटा टाइप्स का हम यूज़ करेंगे वेरिएबल्स के रूप में। तो जैसे इंटीजर टाइप है डेटा टाइप, तो हमने स्ट्रक्चर अभी स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके केवल एक डेटा टाइप बनाया है, न कि ये वेरिएबल। तो हमें अब वेरिएबल क्रिएट करना सीखना है, कैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रक्चर टाइप का। जैसे इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है, उसी तरीके से स्ट्रक्चर टाइप का भी वेरिएबल होता है। तो सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम मेन फंक्शन के अंदर, ये ब्रैकेट बताता है फंक्शन को, मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करें, और दूसरा तरीका बताता है कि स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते समय ही हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें। अब कैसे, तो पहले हम पहला तरीका देखेंगे। इस केस में क्या होगा, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में आपको बताया कि कैसे एक स्टूडेंट नाम का हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, सेम यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, जिसके अंतर्गत 3 मेंबर या एलिमेंट अथवा फील्ड, तीनों कह सकते हैं हम, मेंबर भी कह लो, स्ट्रक्चर मेंबर, फील्ड्स या एलिमेंट। तो इसके जो
फील्ड या मेंबर कौन कौन से, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से हमने पहले अभी स्ट्रक्चर को केवल डिफ़ाइन किया है। ठीक, अब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे इस बारे में देखिए। तो इतना तो आपने लिख दिया मेन फंक्शन के बाहर, जहाँ पे आप लिखते हो हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद जो भी आप इंक्लूड करना चाहो जितने भी टाइप की हेडर फाइल्स, उनको इंक्लूड करने के बाद ठीक नीचे हम ये स्ट्रक्चर का डेफिनेशन देंगे। उसके बाद जब आप मेन फंक्शन लिखते हो तो मेन फंक्शन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर का नाम यानी स्टूडेंट, और उसके बाद जो भी आप टाइप का उसका वेरिएबल बनाना चाहते हो उन वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे हमने S1 और S2 नाम के 2 वेरिएबल बनाए हैं। और जो स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये अप्रोच है, ये जो है आपका डायनामिक अप्रोच है। डायनामिक अप्रोच अर्थात इस अप्रोच का यूज़ हमें तब करना चाहिए जब हमें कितने स्ट्रक्चर वेरिएबल की आवश्यकता है ये हमें प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मालूम नहीं है। ये हमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय पता चलता है कि हमें कितने स्ट्रक्चर वेरिएबल की आवश्यकता है, तब हम इस तरीके से स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। दूसरा तरीका जो है इससे भी देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। तो सिमिलरली जैसे हमने लास्ट टाइम किया था एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर स्टूडेंट नाम का, उसी प्रकार से हम यहाँ भी एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे स्टूडेंट नाम का। उसको भी हमने 3 दिए फील्ड। यहाँ पे अंतर इतना है कि जो हमने S1 और S2 वहाँ मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया था स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके, यहाँ पे हम जब हम स्ट्रक्चर का डेफिनेशन देंगे वहीं पे हम डिक्लेयर कर देंगे जितने भी हमें स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल चाहिए। लेकिन यह जो टाइप है, यह अप्रोच है, ये क्या है, स्टैटिक है। अर्थात स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते समय ही हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कितने वेरिएबल, जब हम स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखें, परिभाषित करें स्ट्रक्चर को, तभी हमें पता होना चाहिए कि हमें भविष्य में या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कितने स्ट्रक्चर वेरिएबल की आवश्यकता होगी। तो ये जो है हमारा स्टैटिक अप्रोच है। इसमें हमें पहले से पता होना चाहिए कि कितने स्ट्रक्चर वेरिएबल चाहिए प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये 2 तरीके थे आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करने के। अब तीसरा टॉपिक है आपका कि अब हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर का परिभाषा पढ़ ली, कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, फिर हमने स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बना दिया। अब हम जो स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं उनको कैसे एक्सेस करेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग भाषा में स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। पहला डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके और दूसरा स्ट्रक्चर पॉइंटर का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम पहले तरीके के बारे में पढ़ेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके कैसे करते हैं। तो डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको दिखाते हैं कैसे हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच नामक हेडर फाइल पहले हमने इंक्लूड की। ये हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है। इसी के अंदर हमारे जितने भी इनपुट आउटपुट से संबंधित फंक्शन हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब इत्यादि डिक्लेयर होते हैं, उनका डेफिनेशन होता है, और हमें केवल अपने प्रोग्राम में इस फाइल को इंक्लूड करके उन्हें यूज़ करना होता है। और हैज़ इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ये क्या होती है, ये फाइल जो होती है हेडर फाइल, इसमें स्ट्रिंग से संबंधित, स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन से संबंधित फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने अगला क्या किया है कि हमने एक एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर 2 मेंबर हैं। एक क्या है आईडी जो कि इंटीजर टाइप का है, और दूसरा नाम जो कि कैरेक्टर टाइप का है। और यहीं पर हमने एक इवन नाम का वेरिएबल भी स्ट्रक्चर टाइप का डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने एक मेन फंक्शन लिखा इंटीजर, उसके अंदर अब देखिए इस डॉट ऑपरेटर का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं इसके बारे में समझिएगा। हमने जो स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल बनाया है उसका नाम क्या दिया हुआ है, हमने जो स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल बनाया है उसका नाम हमने दिया है इवन। और उस इवन डॉट यानी इस इवन के अंदर जो आईडी है, ठीक है, इस इवन के अंदर जो आईडी है उसकी वैल्यू क्या दे दो, 101, या फिर जो भी आप देना चाहो वो दे दो। तो इवन क्या है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है, तो उसके अंदर क्या क्या होगा, आईडी होगा, नेम होगा, तो हमने आईडी की वैल्यू क्या दे दी, 101 दे दी। ठीक, अब नेम में क्या देंगे, तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, strcpy। तो ये एक फंक्शन होता है जिसमें हम स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, किस में कॉपी करते हैं, कैरेक्टर के अरे में। तो हमने क्या लिया, इवन के नेम में एक तो मेंबर था आईडी जिसको हमने दे दिया 101,
दूसरा मेंबर क्या है हमारा, नेम। तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके, यानी इवन डॉट नेम, यानी इवन के नेम में अनिकेत नाम का कॉपी कर दीजिए। तो इस तरीके से ये कॉपी हो जाएगा। तो हमारा नेम और आईडी दोनों हो गए। अब हम प्रिंटफ फंक्शन के माध्यम से इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। तो एम्प्लॉय 1 की जो आईडी है वो क्या हो, %d, यानी कि ये एक इंटीजर वैल्यू होगी। और /n लगाने का मतलब है कि नई लाइन में आउटपुट आए। और जो वेरिएबल का नाम है वो क्या है, इवन डॉट आईडी, यानी इवन के अंदर की आईडी को प्रिंट करना है। इसी तरीके से एम्प्लॉय 1 का जो नेम होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग वैल्यू होगी। अच्छा, तो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हमारा जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है %s। क्या होता है, %s। तो %s /n, यानी नई लाइन में इवन डॉट नेम, यानी इवन का जो नेम वेरिएबल है उसको प्रिंट करिए। उसके बाद रिटर्न 0, यानी यहाँ से हमारा प्रोग्राम समाप्त। तो ये तरीका था आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल को, स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने का। कौन सा तरीका था, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके। दूसरा तरीका है स्ट्रक्चर पॉइंटर का यूज़ करके। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक पॉइंटर टाइप स्ट्रक्चर के टाइप के पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। ये उसी प्रकार से होगा जैसे हमने पिछली वीडियोस में अन्य सिंपल पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी हम एक स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और उस पॉइंटर वेरिएबल को हम उस स्ट्रक्चर का एड्रेस दे देंगे। अभी इसे हम आगे के चैप्टर में, आपके टॉपिक में इसको क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए बस इतना ही जानिए। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर्स का एरे कैसे बनाएं। अभी आपने देखा था कि इंटीजर एरे, ठीक है, या फिर सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, और उसमें भी एरे कितने कौन कौन से थे, इंटीजर टाइप थे, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक। हमने इतने प्रकार के एरे बनाए, ठीक। तो अब हमने एक नया डेटा टाइप बना दिया है इसी में। कौन सा डेटा टाइप बनाया है, स्ट्रक्चर। तो हम इसका भी एरे बना सकते हैं। एरे का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि सिमिलर प्रकार के डेटा टाइप को स्टोर करना, सिमिलर प्रकार के डेटा टाइप को स्टोर करना। तो जब मान लो कि अब अभी यहाँ पे क्या था, आपने देखा कि आपको स्ट्रक्चर्स टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते थे अगर आपको स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना है। तो मान लो कि अगर यदि आपको 20 स्टूडेंट्स का डेटा क्रिएट करना है, स्टोर करना है, तो आप उसको उस केस में क्या करना होगा कि आपको 20 स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, यानी S1, S2, S3 इस तरह के 20, और उन 20 को फिर बारी बारी आपको डेटा फीड करना होगा। तो ये भी जो प्रक्रिया है ये काफ़ी हेक्टिक है और कॉम्प्लेक्स भी है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक स्ट्रक्चर टाइप का एरे ही डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि एरे क्या होता है कि समान प्रकार के डेटा का संग्रह होता है, ठीक। तो इसमें भी जो हमारा डेटा होगा उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, ठीक। तो हमें जो भी होगा तो हम क्या करेंगे, ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि स्ट्रक्चर्स का समूह होगा, कि स्ट्रक्चर्स का कलेक्शन होगा, ठीक। तो जब हमें यदि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है तो हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सी प्रोग्रामिंग भाषा में एक स्ट्रक्चर के एरे को मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां प्रत्येक वेरिएबल भिन्न भिन्न एंटिटीज़ का इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। यानी मान लो कि 5 स्टूडेंट्स का डेटा आपको स्टोर करना है, तो 5 यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल होंगे और पाँचों अलग अलग स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर करेंगे। स्ट्रक्चर के एरे को स्ट्रक्चर के कलेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। अब हम सिंटेक्स देखते हैं कि किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर टाइप का एरे डिक्लेयर करते हैं। तो उसका सिंटेक्स है सिंपल ही है। स्ट्रक्ट कीवर्ड है, इसके बाद हमें स्ट्रक्चर का नेम, उसके बाद स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम, और उसके तुरंत बाद जैसे आप एरे डिक्लेयर करते हो एरे साइज। यहाँ पे सब कुछ सेम है, केवल यहाँ पे एक स्ट्रक्ट कीवर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रक्ट कीवर्ड में बाकी जैसे आप करते हो, यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हो तो ये डेटा टाइप हो गया, ओके, डेटा टाइप हो गया। फिर उसके बाद आप एरे का नाम लिखते हो तो ये एरे का नाम हो गया। उसके बाद साइज लिखते हो तो ब्रैकेट में साइज हो गया। तो ये उसी प्रकार से है, केवल यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का एक्स्ट्रा यूज़ है क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप बना रहे हैं।
फिर उसका डिक्लेरेशन करने के बाद हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया और स्टूडेंट हमने नाम दिया अपने स्ट्रक्चर का, और उसका जो वेरिएबल बनाया हमने वो स्टूडेंट नाम का STU नाम का बनाया, और उसको हमने साइज़ दे दी 20, यानी हमने STU नाम का एक एरे बनाया जिसका साइज़ 20 है और वो स्टूडेंट टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर का नाम है। अब हम इसे एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हमने सी प्रोग्राम के में, जैसे कि आपको पहले बताया था कि कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले हम इंक्लूड करते हैं studio.h नामक फ़ाइल को। तो हमने यहाँ पे studio.h नामक फ़ाइल को इंक्लूड किया कि इसी के अंदर सभी इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। string.h को किया ताकि हम स्ट्रिंग से संबंधित सभी फंक्शंस को यूज़ कर सकें। उसके बाद यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया है स्टूडेंट नाम के। तो उसके लिए हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया। उसके बाद स्टूडेंट, स्ट्रक्चर का नाम, ब्रैकेट, उसके अंदर हमने 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल मेंबर बनाए हैं। एक है रोल नंबर जिसका डेटा टाइप इंट है, दूसरा है नेम जिसका डेटा टाइप कैर है। तो इस प्रकार, और यहाँ पे हमने कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर अभी नहीं किया। फिर हमने मेन मेथड का यूज़ किया। इसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल आई डिक्लेयर किया हुआ है, और यहाँ पर हमने फिर एक एरे बनाया है स्ट्रक्चर टाइप स्टूडेंट का। ठीक, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट नामक बना दिया जो हमारा डेटा टाइप है, std नाम है एरे का, उसके 5 साइज़ है, और इस पाँचों में इस एरे में हमें वैल्यू भरने के लिए हमने क्या किया कि यूज़र को मैसेज प्रिंट कराया प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके कि आप 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंटर करिए, और हमने एक फॉर लूप का यूज़ कर लिया जैसा कि हम करते आ रहे हैं। एरे में डेटा को भरने के लिए हमेशा से हमने फॉर लूप का यूज़ किया है, क्योंकि एरे जो होता है वो फिक्स साइज़ होता है, हमें पहले से पता होता है कि उसकी मैक्सिमम साइज़ क्या होगी, तो उस आधार पे हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करके उसकी कंडीशन को चेक करेंगे <5, और आई की वैल्यू बार बार हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो आई हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फिर प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा हम यूज़र को प्रिंट करेंगे कि आप रोल नंबर डालिए। जो वो रोल नंबर भरेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, स्कैनर फंक्शन के द्वारा वो इनपुट लेगा, और %d क्योंकि वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, और उसका जो हम डाल रहे हैं कहाँ पे डाल रहे हैं, जो ये एरे है किस नाम का, std.i। आई जो है ये लोकेशन है कि कौन से इंडेक्स पे होगा। ठीक है, जैसे ही आपने इसको बनाया तो क्या होगा, एक 5 बॉक्स डिब्बे बन जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और सभी का अपना अपना लोकेशन होगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 ही होंगे। तो ये 4 लोकेशंस पे सभी डेटा को हम स्टोर कर देंगे बारी बारी से। तो फिर हम इसी प्रकार से रोल नंबर इंटर करेंगे, और उसके बाद नेम, और ये सभी जो जाके उस पर्टिकुलर एरे के जो स्ट्रक्चर है उसमें वैल्यू हमारी फीड हो जाएगी। इसका मैं आपको मेमोरी लोकेशन भी समझा सकता था, उसके लिए आपको फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ वैसे। और यहाँ पे फिर हम जब जो अपने एरे के अंदर भरा है उसको देखने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिस्ट। फिर वही एरे फॉर लूप का यूज़ करके हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया रोल नंबर और नेम को। रोल नंबर इंटीजर टाइप है इसलिए %d, नेम स्ट्रिंग है इसलिए %s फॉर्मेट स्ट्रिंग, और हमने std.i.roll नंबर, क्योंकि हमने एरे के इस हमारा मेंबर है वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इसका जो मेंबर क्या है रोल नंबर, और इस वेरिएबल का रोल नंबर नेम, दोनों को एक्सेस कर लेते हैं। इसका जो मेमोरी लोकेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, एक बार इसको मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कि पहले इसको हम आधा आधा बांट लेते हैं। तो जैसे आपने बताया मैंने आपको, पहला जो होगा वो इंटीजर के लिए होगा, उसके बाद आपका जो होगा वो कैर के लिए होगा, उसके बाद जो होगा आपका होगा वो फ्लोट के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 ही है तो इंटीजर कैर। ठीक, ये पहला स्ट्रक्चर वेरिएबल हो गया। जो दूसरा स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा उसके लिए फिर इसी तरह से यहाँ पे इंटीजर होगा, यहाँ पे कैर होगा। ठीक, फिर इसी तरह से जो तीसरा होगा तो इसके बाद वो उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो सभी स्ट्रक्चर वेरिएबल एक एरे के रूप में स्टोर होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो। इसका नोट्स बनाइए, PDF मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूनियन के बारे में पढ़ेंगे तथा पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर के बारे में।